नमस्कार सभी को। मैं बलजीत सिंह और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल्स। मॉडल जिनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। और मॉडल्स को समझने से पहले पहले हमें वर्ब के बारे में जानना होगा। वर्ब को सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो इसमें राइट क्या है? राइट मेन वर्ब है। और इसी तरह से जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे डू, बी, हैव। डू की फॉर्म डू, डज, डिड। बी की फॉर्म है बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। और हैज की फॉर्म है हैज, हैव, हैड, हैविंग। तो इनका सामान्यतः प्रयोग करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, इज, या आई एम राइटिंग ए लेटर, एम। इसी तरह से ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो उनको हम 13 संख्या उनकी, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need और dare। जैसे राम कैन राइट ए लेटर, इसमें जो कैन है ये राइट मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, तो ये कैन क्या है? मॉडल है। इसी तरह से यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर भी शुड एक मॉडल है। तो मॉडल क्या है? मॉडल्स एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका एक या एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं और किसी भी वाक्य के अर्थ में वो परिवर्तन कर देती है। तो आइए हम इसको विस्तार से जानें। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मॉडल्स जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और मॉडल को समझने से पहले हमें सबसे पहले वर्ब्स को समझना होगा। मुख्यतः वर्ब्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक मेन वर्ब्स और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके भी आगे दो भाग हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब को जानेंगे पहले। जैसे हमारे पास 3 वाक्य हैं, आई राइट ए लेटर, इसमें राइट मेन वर्ब है। दूसरा है राम इज ए डॉक्टर, इसमें इज मेन वर्ब है। और तीसरा है यू हैव ए वॉच, इसमें हैव मेन वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो भाग हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी हैं? ये है टू, बी, हैव। जैसे डू, डू का डज, डिड। और बी की फॉर्म बनेगी बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। और हैव की हैज, हैव, हैड और हैविंग। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ प्रयोग होती हैं हम इस सेंटेंस में देखेंगे। देखिए राम इज राइटिंग ए लेटर, इसमें इज क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा राम हैज रिटन ए लेटर, इसमें हैज क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तीसरा डज राम राइट ए लेटर, और इसमें डज क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी होती है हेल्पिंग, सहायता करने वाली। और इन तीनों में, तीनों वाक्यों में जो राइट मेन वर्ब है, तो राइट मेन वर्ब की ये हेल्पिंग वर्ब हैं इज, हैज और डज। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब की जो दूसरी टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में जानते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 हैं जो हम रूटीन में यूज करते हैं, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to,
नीड और डेयर। तो इनका मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, दो वाक्यों के द्वारा हम जानेंगे। जैसे राम कैन राइट ए लेटर, या फिर यू शुड वर्क हार्ड। पहले वाक्य में राइट मेन वर्ब है और जो कैन है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। इसी तरह से दूसरे वाक्यों में मॉडल शुड मॉडल है और वर्क मेन वर्ब है। अब देखिए, जो मॉडल है ये क्या करते हैं, इनका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। मॉडल्स आर सच हेल्पिंग वर्ड्स which have one or more meaning of their own which affect the deep meaning of given sentence। यानी कि मॉडल एक ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिसका एक या एक से ज्यादा अर्थ निकलता है और ये वाक्य के अर्थ में एक गहरा बदलाव लाती हैं। तो देखिए, मॉडल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहले सेल मॉडल है हमारे पास, तो सेल का प्रयोग कहाँ होगा? पहले टू एक्सप्रेस फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है, तो उनके साथ जो फ्यूचर को बताने के लिए सेल का प्रयोग होगा। जैसे आई सेल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, मैं कल एक गीत गाऊंगा। इनके फ्यूचर को बताने के लिए आई के साथ सेल। इसी तरह से वी सेल प्ले मैच इन द इवनिंग, हमें शाम को एक मैच खेलना चाहिए, ये भी एक फ्यूचर के लिए है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग। तो सेल का प्रयोग और कहाँ होगा? दूसरे नंबर पर देखिए, टू एक्सप्रेस ए कमांड, थ्रेट एंड प्रोमिस। जो जिन भी वाक्यों में कोई कमांड की बात हो, थ्रेट या धमकी की बात हो, प्रोमिस या वायदे की बात हो, वहां पर भी सेल का प्रयोग होगा। जैसे नंबर 1, यू सेल लीव दिस प्लेस एट वंस, तुम यहां से अभी चले जाओ। यानी कि यहां पर कमांड की बात की गई है और यह इसलिए यू के साथ सेल का प्रयोग हुआ है। सेकंड, इफ यू मेक नॉइज यू सेल बी पुनिश्ड, अगर आपने शोर किया तो आपको दंड मिलेगा। यहां पर क्या है? धमकी, थ्रेट है, तो यहां पर भी सेल का प्रयोग हुआ है। थर्ड, ही सेल गेट ए प्राइज इफ ही विन द मैच, और यहां पर क्या है? प्रोमिस की बात है कि अगर आपने मैच जीता तो आपको प्राइज मिलेगा। सेल के बाद शुड सेल की एक पास्ट फॉर्म है, और जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर सेल का शुड में चेंज होगा। तो पहला नियम है शुड का प्रयोग होने का कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहां पर सेल का शुड हो जाएगा। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, यहां पर ये अगर इसका इनडायरेक्ट इसका डायरेक्ट स्पीच देखें तो बनेगा आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा आई सेल हेल्प हिम। तो इस तरह से सेल का यहां पर शुड चेंज हुआ। और जो दूसरा नियम है इसका, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जहां पर हमारे कर्तव्य की बात हो, हमारे फर्ज की बात हो, वहां पर शुड का प्रयोग होगा। जैसे वी शुड ओबे ओवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो एक और मैं आपको बात बता दूं, तो यहां पर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए शुड की जगह हम ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह हम कर सकते हैं। तीसरा नियम क्या है शुड का? टू एक्सप्रेस एडवाइस, जहां पर कोई सलाह की बात हो वहां पर भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड वर्क हार्ड, हम अपने साथियों को सभी को सलाह देते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस है तो इसलिए हम यहाँ पर शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर भी एडवाइस के सेंटेंस में भी हम शुड की जगह ought to का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का प्रयोग और कहाँ होगा? आफ्टर लास्ट टू एक्सप्रेस पर्पज,
कोई उद्देश्य बताने के लिए लेस्ट के बाद भी शुड का प्रयोग किया जाता है। चौथे नियम के वाक्य को देखिए, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि धीरे चलिए अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो इस तरह से ये सभी 4 नियम है, मोटे से नियम, जहां पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, विल का प्रयोग कहां पर होगा, और विल का प्रयोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के वाक्यों में सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए हम करते हैं। जैसे ही विल कम हियर एट दिवाली, वह यहां पर दिवाली पर आएगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग, विल का प्रयोग कहां होगा, दूसरा नियम देखिए आप, जहां पर कोई इंटेंशन हो, कोई प्रोमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन की बात हो, वहां पर भी विल का प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य, आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन, दृढ़ निश्चय की बात है कि मैं पहला स्थान हासिल करूंगा, तो यहां पर विल मॉडल का प्रयोग। सेकंड, आई विल गो होम टुडे, कि आज मैं घर जाऊंगा, इंटेंशन है, उसका इरादा है, इंटेंशन के सेंटेंस में भी विल का प्रयोग होगा। थर्ड, आई विल अवेंज हिज डेथ, थ्रेट दी है, धमकी दी है कि मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। नेक्स्ट है, यू विल डू एज आई से, यहां पर ऑर्डर दिया गया है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। आप यहां पर देख रहे होंगे ABC 3 वाक्यों में आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है, जबकि पहले नियम में लिखा था कि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, परंतु यहां पर एक अपवाद बन जाता है कि जहां पर कोई डिटर्मिनेशन की बात हो, इंटेंशन की बात हो, थ्रेट की बात हो, वहां पर आई और वी के साथ सेल की बजाय विल का प्रयोग होगा, सेल की बजाय विल का प्रयोग होगा। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए ई वाक्य पर चलते हैं। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यहां पर इस सेंटेंस में वार्निंग की बात है। वार्निंग के अलावा यहां पर अदरवाइज का भी प्रयोग किया गया है। तो अदरवाइज के बाद जहां पर मॉडल आता है तो वहां पर विल का प्रयोग होगा, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, या फिर अदरवाइज या फिर और, इन दोनों में से कोई भी हो तो वहां पर विल मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐप में रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो विल का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। अब विल के बाद वुड, जिसी तरह से सेल की पास्ट फॉर्म थी शुड, विल की वुड, तो वुड का प्रयोग भी जो इंडेक्स स्पीच के सेंटेंस है वहां पर हम विल के पास्ट के फॉर्म के रूप में करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली। इसी तरह से इसका जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था वहां पर विल का प्रयोग था, और डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट स्पीच बना तो विल का वुड में चेंज हुआ है। दूसरा नियम वुड का, टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट, जो पास्ट में भूतकाल में कोई आदत को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, गांधी जी घंटों चरखा काटते रहते थे, सूत काटते थे। ये गांधी जी की पास्ट की हैबिट का यहां पर जिक्र किया है। तो आपके लिए बता दूं मैं, वुड में जहां पास्ट की हैबिट के लिए हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इन दोनों में पास्ट की हैबिट का कोई सेंटेंस है तो वहां पर वुड या यूज टू दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे नियम पर चलिए, टू एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट, जहां पर कोई रिक्वेस्ट की बात हो वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे
वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो वहां पर वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। चौथा नियम, टू एक्सप्रेस विश, कोई भी हमारी जो विश है, कोई इच्छा है, उसको बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट आई आर वेल्दी, कि काश में एक अमीर आदमी होता, हमारी इच्छा को प्रकट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम, फॉर आस्किंग चॉइस और प्रेफरेंसेस, किसी की चॉइस जानने के लिए, उसकी कोई भी चॉइस जानने के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी, दोनों में से एक उसकी प्रेफरेंस अगर हम जानना चाहें तो वहां पर वुड मॉडल का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम मिठाई में से कह सकते हैं आप लड्डू खाएंगे या फिर रसगुल्ला। छठा नियम देखिए, विद रादर, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसका। रादर के सेंटेंस में अक्सर वुड का प्रयोग होता है। जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग, यानी कि यहां पर भी एक प्रेफरेंस की बात है, एक तरफ भीख मांगना और एक तरफ मरना, यानी कि उसको भीख की बजाय मरना पसंद है, उसमें भी ये चॉइस की बात है। तो वुड का आप नियम समझ गए होंगे। वुड के बाद कैन एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो इसका प्रयोग हम जानेंगे। सबसे पहले टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की भी योग्यता जानने के लिए हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूं। आई कैन रीड एंड राइट, कोई भी अनपढ़ कह सकता है कि मैं लिख या पढ़ सकता हूं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमिशन, किसी को कोई परमिशन की बात हो तो हम यहां पर इसका प्रयोग करेंगे। यू कैन सी ए फिल्म इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम फिल्म देख सकते हो। तीसरे नंबर का नियम है टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, किसी की क्षमता जानने के लिए, किसी की क्षमता बताने के लिए तो भी कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूं, यानी कि वो अपनी क्षमता बता रहा, अपनी ताकत को बता रहा। चौथा नियम है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी कोई भी संभावना हो उसको बताने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कैन रीच हेयर एनी टाइम, वह यहां पर कभी भी पहुंच सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी के लिए कैन की जगह हम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही मे रीच हेयर एनी टाइम, ये भी वाक्य सही है। जहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना की बात हो, वहां पर कैन और मे दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए, कैन के बाद कुड, एज पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे अक्सर होता आया है, सेल का शुड बना था, विल का गुड था, तो ये कैन का कुड, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो कैन का सेंटेंस है वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड दैट ही कुड सोल्व दी सम। सेकंड है टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की कोई भी योग्यता बतानी हो वहां पर हम कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब तैर सकता था, अब नहीं तैर सकता, यानी कि ये अपनी पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है, जवानी के समय को। अब उसके पास ये योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, ये पास्ट में थी। थर्ड, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करना हो, वहां पर भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कुड आई टॉक टू दी प्रिंसिपल फॉर सम टाइम, क्या मैं कुछ समय के लिए प्रिंसिपल महोदय से बातचीत कर सकता हूं। तो ये कुड मॉडल का हमने प्रयोग को जाना।
अब देखिए मे हम अक्सर यूज करते हैं, स्कूल में बच्चे यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वाटर सर। तो मे का प्रयोग कैसे होगा? सबसे पहले टू एक्सप्रेस परमिशन के लिए, अनुमति के लिए सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर। तो जहां पर परमिशन की बात हो वहां पर मे का प्रयोग होगा। सेकंड, टू एक्सप्रेस विश, फेथ, ब्लेसिंग एंड होप। कहीं पर भी किसी के लिए कोई विश, शुभकामना, कोई विश्वास की बात हो, कोई आशीर्वाद की बात हो, कोई उम्मीद की बात हो, तो इस तरह के वाक्यों में हम मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु लंबी हो, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान से आशीष मांगने की बात है। इस तरह के वाक्यों में हम मे का प्रयोग करते हैं। तीसरा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, वही संभावना जो हमने कैन में पढ़ी थी चौथे नियम पर। इसका वाक्य है मोहन मे रीच हियर एनी टाइम, या फिर हम इसको कह सकते हैं मोहन कैन रीच हियर एनी टाइम। दोनों स्थितियों में ठीक है। यहां पर संभावना के वाक्य में मे और कैन दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे देखिए चौथा नियम, टू इंडिकेट ए पर्पज, कोई उद्देश्य बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रह सकें। यानी कि खाना खाने का पर्पज यहां पर बताया गया है, खाना खाने का उद्देश्य यहां पर बताया गया है, तो यहां पर भी मे का प्रयोग हम करेंगे। आगे माइट, इसी तरह से सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये पास्ट फॉर्म बनती है, और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हम मे के माइट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही सेड दैट राम माइट कम। दूसरा नियम है माइट का, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, जहां पर बहुत कम संभावना हो। जहां पर मे में भी संभावना की बात थी परंतु वहां पर संभावना ज्यादा थी, और माइट में बहुत कम संभावना होती है। जैसे प्राइसेस माइट फॉल डाउन ए लिटल, कीमतें थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं, यानी कि बहुत कम संभावना है, ज्यादा संभावना नहीं है। तीसरा नियम है माइट का, टू एक्सप्रेस पास्ट विश, हमारी पास्ट की, भूतकाल की कोई विश थी, उसको बताने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि मेरी इच्छा थी कि मैं परीक्षा को पास करूं। यानी कि अपनी पास्ट की विश को यहां पर जब हम दर्शाते हैं तो माइट का प्रयोग करते हैं। आगे है चौथा नियम, टू एक्सप्रेस पर्पज, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बिफोर सो दैट। जिस भी वाक्य में कोई पर्पज की, उद्देश्य की बात हो और सो दैट है, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सो दैट से पहले, तो वहां पर भी माइट मॉडल का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव, वह अपने देश के लिए मर गया, वह इसलिए मर गया ताकि उसका देश जिंदा रहे। अगला मॉडल मस्ट, और मस्ट का पहला नियम है टू एक्सप्रेस कंपल्सन, जहां पर किसी चीज की अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, जहां पर हम किसी भी बात को मना नहीं कर सकते, वहां पर मस्ट का प्रयोग होता है। सबसे पहला नियम है ये मस्ट के यूज का। जैसे ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहां पर नौकर पर कंपल्सन है, नौकर मना नहीं कर सकता आज्ञा पालन करने से, उसके लिए वो जरूरी है, अनिवार्यता है। तो जहां पर अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, वहां पर मस्ट मॉडल का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम,
टू एक्सप्रेस डायर नेसेसिटी, तीव्र आवश्यकता, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी भी चीज की। जैसे वी मस्ट रन इफ वी वांट टू कैच द ट्रेन, वी मस्ट रन, हमें दौड़ना होगा अगर हम ट्रेन पकड़ना चाहें तो। ट्रेन चल रही है, जाने वाली है, तो उसके लिए किस चीज़ की नेसेसिटी है? दौड़ने की, वो ज़रूरत है आपकी अगर ट्रेन पकड़ना चाहते हो। अगर नहीं दौड़ोगे ट्रेन छूट जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पर डायर नेसेसिटी की जब बात हो तो भी मस्ट का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, जहां पर दृढ़ निश्चय की बात हो, दृढ़ निश्चय की बात हो जिन वाक्यों में, वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, यानी कि मैं अपने इस काम को शाम तक खत्म कर लूंगा। उसने दृढ़ निश्चय किया है, अपना इरादा बताया है कि मैं इसको तो आज शाम तक खत्म ही कर लूंगा। जहां पर डिटर्मिनेशन की बात हो वहां पर भी मस्ट मॉडल का हम प्रयोग करते हैं। और आखिरी नियम है इसका, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, जहां पर कोई मनाही हो, पाबंदी की बात हो, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, तो वहां पर भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन दी रोड, बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, यानी कि मनाही होनी चाहिए, वरना उनका नुकसान हो जाएगा। ये पाबंदी है, नियम भी है सड़क पर खेलने के लिए। तो प्रोहिबिशन की बात हो वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे है ought to, और ought का ऑलवेज, इसके बाद ऑलवेज फॉलो टू इन्फिनिटिव एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड। जैसे कि हमने शुड में जाना कि शुड की कुछ एक स्थितियों में हम ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर ought to का हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ought के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ought के बाद। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसका जो नियम है, टू एक्सप्रेस मोरल एंड सोशल ड्यूटी, जो हमारी नैतिक और सामाजिक कर्तव्य की हम बात हो तो वहां पर ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे यू ought to हेल्प दी पुअर एंड नीडी, आपको सलाह दी गई कि आपको जो गरीब हैं या जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर ought to का मोरल और सोशल ड्यूटी के लिए ought to का प्रयोग होगा, और ought to की जगह हम should का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। दोनों स्थितियों में ये ठीक है। अगला नियम, तीसरा नियम इसका, टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन, जहां भी किसी को के लिए सलाह की या सुझाव की बात है तो वहां पर भी ought to का प्रयोग होगा। और शुड में भी ऐसी स्थिति होती है, सलाह के लिए, सुझाव के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए, यू ought to वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ये क्या है? एडवाइस है। दूसरा क्या है? यू ought to कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर सुझाव दिया गया है, कोई भी हमारा साथी या परिचित बीमार है, हम उसको कहें कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। तो यहाँ पर सुझाव में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं या should का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ये ठीक हैं। आगे चलिए, used to, ये भी ऐसी स्थिति है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, हमारी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम used to का प्रयोग करते हैं। और वहाँ भी हमने देखा कि पास्ट की हैबिट के लिए वुड के मॉडल में used to का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वहाँ जाना था हमें। इसका पहला वाक्य देखिए, आई यूज्ड टू प्ले इन दैट प्लेग्राउंड व्हेन आई वाज चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था उस खेल के मैदान में खेलता था। अपनी पास्ट की हैबिट को इसने बताया है।
तो हम यूज टू की जगह वुड भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई पास्ट की हैबिट को अगर बताना हो, ये वहां पर हम यूज टू की जगह वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से गांधी जी यूज टू स्पिन 4 आवर्स, गांधी जी घंटों सूत काटते थे। ये फिर हमने पहले प्रयोग किया है ये वुड के मॉडल में, गांधी जी वुड स्पिन 4 आवर्स, दोनों तरह से ये ठीक है। दूसरा नियम है यूज टू का, टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, भूतकाल में किसी चीज के अस्तित्व की बात को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जब हम बचपन में थे, यहाँ पर कोई हवेली होती थी, कोई पुरानी चीज होती थी, उसको बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ए फेयर यूज टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर, यानी कि इस ग्राउंड में हर साल एक मेला लगता था, अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। ये भूतकाल में ऐसा होता था, और भूतकाल में जो चीज अस्तित्व में थी कभी, उसको बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए नीड, और नीड हमारे सामने एक ऐसा मॉडल है जो एक रेगुलर वर्ब भी है और एक मॉडल भी है। रेगुलर वर्ब में इसको मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, परंतु मॉडल के तौर पर नीड का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही का हम प्रयोग करते हैं। जो नकारात्मक वाक्य हैं और प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो वहीं पर हम नीड का प्रयोग करेंगे। देखिए नीड का अर्थ क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका नियम है फॉर शोइंग अब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ नेसेसिटी, कंपल्सन और कमांड। जहां पर अब्सेंस अनुपस्थिति होती है किस चीज की, अनिवार्यता की या फिर बाध्यता की या फिर आदेश की, ये कोई चीज जरूरी न हो, हम वहां पर नीड का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए, यू नीड नॉट टेक ए टैक्सी, देयर इज अनफ टाइम टू बस। तुम्हें टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, बस का काफी समय है, इनकी जरूरत नहीं है। अब्सेंस है, नेसेसिटी की अब्सेंस है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, शी नीड नॉट स्पीक ए वर्ड इन दिस मैटर। उसे इस मामले में एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहां भी अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है। ये दोनों कौन से वाक्य थे, नेगेटिव थे। अगले कौन से हैं, इंटरोगेटिव। देखिए नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। दूसरा है नीड आई फिनिश ऑल द वर्क टुडे, क्या मुझे ये सारा काम आज ही खत्म करने की जरूरत है, खत्म करना है। तो ये जो नीड वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब भी है, मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होती है, परंतु मॉडल के तौर पर हम इसको केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग कर सकते हैं। हमारी लास्ट मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है डेयर, और डेयर की भी ऐसी स्थिति है। डेयर भी एक रेगुलर वर्ब है और रेगुलर वर्ब में इसका मेन वर्ब की तरह प्रयोग होता है, परंतु अगर मॉडल के तौर पर हम इसका प्रयोग करें तो यह नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग हो सकती है। और डेयर का अर्थ क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, टू एक्सप्रेस अब्सेंस ऑफ करेज, जहां पर साहस की अनुपस्थिति हो, जहां पर किसी के साहस न होने की बात हो, वहां पर हम डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डेयर नोट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, उसमें प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, यानी कि अब्सेंस ऑफ करेज। दूसरा, द चाइल्ड डेयर नॉट गो इनटू ए डार्क रूम एट नाइट, एक बच्चे में, इस बच्चे में रात को एक अंधेरे कमरे में जाने का हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। यहां पर भी अब्सेंस ऑफ करेज की बात है, जहां पर साहस न हो। तो ये दोनों वाक्य हमने
नेगेटिव के जाने। अब इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। या फिर डेयर यू फेस ऑल दीज ओड्स, क्या आप ये सभी मुसीबतें को फेस करने का साहस रखते हैं, इन सारी मुश्किलों को आप सामना करने की हिम्मत रखते हैं। तो इस तरह से हमने डेयर को भी जाना कि डेयर मॉडल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, और ये सभी मॉडल थे, हमने इनको अच्छी तरह से जाना। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।